रुपए का था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। बड़ी मुश्किल वक्त से निकल के यहाँ आए। अब इंशाल्लाह हमारा टाइम है कि हम ये साल पूरी मेहनत कर लें। इंशाल्लाह ये हम उधर पहुंच जाएंगे। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कि अगर इस मुल्क में आज तहरीक का जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। डॉलर की बुलंद परवाज से हुकूमत को माशी महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना। क्या हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जीत सकती है? पूछेंगे तजज़ियाकार आमिर ज़िया से, एंकर पर्सन आदिल शाह ज़ेब से, माहिर मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है। तमाम सियासी जमातें अगले इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से अगले 2 साल के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2023 में हुकूमत को अपना नाम अमाल अवाम के सामने पेश करना है। वैसे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत को कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा है, मगर मुल्की मईशत सबसे मुश्किल मरहला साबित हुई। इस मैदान में हुकूमत अभी तक अवाम को मुतमईन नहीं कर सकी है। इस वक्त जनूबी एशिया में पाकिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहे हैं और सबसे ज्यादा शिकायत भी महंगाई के हवाले से ही नजर आ रही हैं। अपोजिशन के पास भी अगर कोई मैदान खेलने के लिए है तो वो महंगाई का ही है। अवाम हुकूमत से रिलीफ मांग रहे हैं। एक नजर बढ़ती हुई कीमतों की सूरत हाल पर डालते हैं। पेट्रोल 123 रुपए लीटर की बुलंद तरीन शराह पर पहुंच चुका। डॉलर 171 रुपए का होकर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आटा इस वक्त 55 रुपए फी किलो दस्तयाब है। टोटा चावल भी 95 रुपए फी किलो हो चुका है। घी 230 रुपए फी किलो हो चुका। बड़ा गोश्त 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चीनी 90 रुपए, मसूर की दाल 150 रुपए, चाय की पत्ती 600 रुपए और दीगर प्राइसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है सूरत हाल। हुकूमत का कहना यह है कि कोविड के बाद और दीगर मामलात की वजह से ये महंगाई आनी ही थी, और वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में मुकाबले के अगर किया जाए तो पाकिस्तान में अभी भी उतनी महंगाई नहीं है जितनी दुनिया में है। मगर अवाम इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अवाम जब बाज़ारों में जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं और किस हद तक इस महंगाई के चैलेंज को कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाने से पहले? आदिल शाह ज़ेब साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो नहीं होनी ही थी, हुकूमत ये कह रही है। सो व्हेन यू लुक एट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आपको लगता है हुकूमत ठीक कह रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत ठीक कह रही। देखें, आमिर ज़िया साहब हों, फ़र्रुख सलीम साहब हों, ये इकॉनमी को बहुत बेहतर तरीके से जानने वाले लोग हैं, और मेरे ख्याल में हम मुझसे एग्री करेंगे कि जो जब से ये गवर्नमेंट आई है और पिछले 3 सालों में जो मिसमैनेजमेंट हुई है, जो इकोनॉमी के साथ हुआ, आपने 3-4 आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो उसके अगेंस्ट कुछ कह देता है। मतलब अब फ़र्ज़ करें हफीज़ शेख साहब जो थे, वो सब कुछ ठीक चला रहे थे और हमें बताया गया स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। इतने में एक ही दम हफीज़ शेख साहब को घर भिजवा दिया जाता है और जनाब तरीन साहब आ जाते हैं, और तरीन साहब पोस्टमार्टम करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो 3 सालों में आपने किया, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी को चौक कर दिया, स्टेबिलिटी नहीं है, नाउ वी नीड टू स्पेंड, हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। और हमें खुशखबरी सुना दी जाती है कि 4.8% जो है प्रोजेक्टेड ग्रोथ हमारी आ जाएगी। एक ही दम अब अचानक से आपको फिच और बाकी जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी ग्रोथ भी 4 से ऊपर नहीं जाएगी, 4 से कम रहेगी। साथ में जो मैसिव डिवेल्युएशन हुई है ना रुपए की, वो जो इम्पैक्ट अवाम पर पड़ना है, तो मुझे उससे थोड़ा बहुत अब ये लग रहा है कि ये अब दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मतलब कि हफीज शेख साहब जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, तो अब तरीन साहब 3 महीनों बाद आस्ता आस्ता हमें लग रहा है कि वो जो हमें बता रहे थे वो इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए ये तो अब थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स में बात हो गई। फरिया जो आम पाकिस्तानी है ना,
अगर हम आपके स्टूडियो से शुरू करें, आप अपने कैमरामैन से पूछें कि इनकी परचेजिंग पावर दिन ब दिन कितनी सुकड़ती जा रही है। और देखिए जब से ये गवर्नमेंट आई है कितना कोई 35 to 40%, हमें फरूख सलीम साहब के पास एग्जैक्ट फिगर्स होंगे कि रुपए आपका डिवैल्यू हो चुका है। उसका इम्पैक्ट अवाम पर पड़ रहा है। ऊपर जो तेल की प्राइसेस हैं, आलमी प्राइसेस हैं, वो ऊपर जाएंगी, उसका और आप पे कर्जा आपका कितना चढ़ गया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट के चौथे साल में भी हमें एटलीस्ट वो डायरेक्शन तो ठीक नजर आनी चाहिए थी ना। चलें ठीक है, आपके साथ ये मान के चलते हैं कि जी नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा, जरदारी साहब ने मुल्क को लूटा, मुल्क पे इतने कर्जे चढ़ा गए, उनके डबल आप चढ़ा गए हैं। मतलब 1200 अरब का कर्जा एक महीने में हम पर इस वक्त जो है वो चढ़ रहा है। डेब्ट सर्विसिंग की तो अभी फिलहाल बात ही ना करें, तो एटलीस्ट हमें कोई डायरेक्शन नजर आ जाती कि यार ठीक है, महंगाई हो रही है मगर हमारे कर्जे भी कम हो रहे हैं, महंगाई हो रही है मगर हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। ये ना कि डायरेक्शन ऐसे नजर आती कि हमें जो शुरू से कहा जाता रहा कि सख्त फैसले कर रहे हैं और इसका फल आपको मिलेगा, वो 3 सालों से सख्त फैसले सहते सहते अवाम, मतलब आप यार बिजली के बिल देखें 35, 40% बिजली गैस के बिल जो है मजीद आप वो महंगे करते जा रहे हैं। तो सख्त फैसले तो हो रहे हैं लेकिन हमें उसका फल वो नजर नहीं आ रहा, वो सिमत दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। सो आई कम टू यू आमिर ज़िया साहब, ये जो बात हम एक और भी कहती है हुकूमत, वो ये कहती है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मीडिया को, लेकिन अगर आप गांव देहातों में जाएं तो अगर महंगाई ज्यादा हुई है तो परचेजिंग पावर भी ज्यादा हुई है। सिर्फ सैलरी तबका है जो कि इस वक्त तकलीफ में है, जिसको वो एक्नॉलेज करते हैं, मगर उसकी भी वो रीज़न ये बताते हैं कि पिछली हुकूमतें हैं, इंपोर्ट का रीज़न देते हैं। रीज़न आपको क्या नज़र आती है? हम लोग सही से कैप्चर नहीं कर पा रहे आवाम की आवाज़। देखिए कई पहलू होते हैं, जो है ना जवाब हाँ या नहीं में नहीं होगा इस चीज का। बात यकीनन कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें ज़राअत के शोबे में भी, क्योंकि दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा हुई हैं, जिसका भुगतान मैं और आप भी भुगत रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं जब हम अशिया खुर्दनोश खरीदते हैं, लेकिन उसका फायदा यकीनन जब हम पैसे किसी को अदा करें तो कहीं जा रहे हैं वो, तो यकीनन जो ज़रूरी शोबे में हम देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। उसी तरह जो हमारे कुछ सिलेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल की अगर आप बात करें, वहां पर ग्रोथ भी हुई है, वहां पर जनाब लोगों की तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है और नई जॉब क्रिएशन भी हुई है। लेकिन जो एक मजमूई सेंटिमेंट है वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि वो मनफी है और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि मतलब है कि अमूमन जब हम मईशत को डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं फिगर्स आदाद शुमार हम दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं बताते कि वाई जो सहाफत में इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि अगर वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस अगर ज्यादा है तो उसका असर पड़ेगा, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है दुनिया में बढ़ रही है उसका भी असर पड़ेगा। और यकीनन जैसे आसिफ शाहजेब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उसमें मिसमैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा अंसर है। वो मुनीर न्याजी साहब का शेर है, मैं पंजाबी में तो नहीं उसको वो कर सकता, उर्दू तर्जुमा है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ इन्हें भी मरने का शौक था। तो जहां पर बहुत ज्यादा इनको मुश्किलात मिली विरासत के अंदर, वहां पर ऐसे फैसले भी किए गए कि जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है या गैर यकीनी सूरत हाल जिसको आप कहते हो फ़याम में मईशत की इस्लाम में, वो बड़ी है। मिसाल के तौर पे इस मुल्क का रिकॉर्ड तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 27 अरब डॉलर से ज्यादा है, और हम देखते हैं कि उसके बावजूद जो है डिप्रिसिएशन हो रही है। क्यों हो रही है? उसका एक सवाल है, ये यकीनन नीजक रिएक्शन था हमारे मैनेजर्स का, खुसूसन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि जिस तरह से उन्होंने फैसले किए, उन्होंने रुपए को गिरने दिया। और जब आप रुपए को गिरने देते हैं तो पूरा का पूरा ओवरऑल सेंटिमेंट खराब होता है। अच्छा, दुनिया में कहीं भी नहीं होता, जब भी आप ग्रोथ को टारगेट करते हैं तो डेफिसिट भी साथ साथ होता है। ये नहीं हो सकता कि ग्रोथ भी बढ़ाएं और डेफिसिट भी कंट्रोल करके रखें, तो कोई ना कोई कीमत आप देते हैं ग्रोथ की। तो अच्छा, अभी इतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई थी। अगर आप माशी माहिरीन से बात करें कि आप इतना ज्यादा घबरा कर कहते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट अब इतना बढ़ जाएगा और वो जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जितना बड़ा था उतना ही हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। क्योंकि जैसा कि हमारे क्योंकि मईशत का पहिया कई सेक्टर्स में चल रहा है तो इट वॉज मैनेजेबल, लेकिन हमारे यहाँ नीजक रिएक्शन हुआ। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास गए, वज़ीर आज़म से मिले, उन्होंने पता नहीं वहां जाकर क्या कहानी सुनाई, किस तरह की कहानी सुनाई। फिर जाहिर है कि वहां पर जो है इमरान खान साहब की बहुत सारी जो कमेटीज हैं उनमें बैंकर्स का बहुत गलबा है।
और उसमें जो एडवाइस किया जा रहा है हुकूमत को, उसमें हो ये रहा है कि जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के, वो तो कंसेशन हुकूमत से लेकर आ जाते हैं, Right. ठीक है ना। वो कहते हैं जी गाड़ी की इंपोर्ट को हमें अलाउ कर दे और हमें फला चीज कर दे, लेकिन उसका मजमूई सूरत हाल पर असर जो है बहुत ही मनफी पड़ता है फरिया साहब। ठीक। तो हुआ ये कि जो सबसे गलत फैसला हुआ, जिसका मैं जिम्मेदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को समझता हूँ कि उन्होंने मतलब इंटरेस्ट रेट अब माशाल्लाह दोबारा उन्होंने 0.25% बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने इतनी ज्यादा डिप्रिसिएशन कर दी कि जो सेंटीमेंट अच्छा होना शुरू हुआ था 2 माह पहले, वो ये एकदम खराब हो गया है। Right. क्या कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल में। राइट, सो विल कम टू फारूक सलीम नाउ। फारूक साहब, आप माजी में भी पिछली हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज करते थे और आप इस हुकूमत की भी तनकीद करते हैं। सो सिर्फ कंपैरिजन अगर करें तो आई थिंक यू विल बी अ गुड पर्सन टू डू दैट, कि अगर वही हुकूमत होती या कोई और हुकूमत होती तो क्या इतनी ही महंगाई होती? ये उन्हीं का कसूर है जैसे कि गवर्नमेंट का एक नैरेटिव है। देखिए फरिया, पहली बात तो यह है कि मईशत के ऊपर आपको बताने वाले के लिए आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए कि मईशत किस सिमत में जा रही है। हर पाकिस्तानी जो जाता है, गोश्त खरीदता है, आटा खरीदता है, जैसे अभी आदिल साहब ने जिक्र किया, आपके सामने कैमरामैन खड़ा है, उनको पता है कि उनकी मईशत किस सिमत में जा रही है। आपको कोई वजीर आजम नहीं चाहिए, आपको कोई वजीर खजाना आके ये बताए कि मईशत बिल्कुल ठीक जा रही है, या मैं यहाँ बैठ के बताऊं कि मईशत का हाल बड़ा बुरा है। हर पाकिस्तानी जो चीनी आटा महीने के बाद अपना बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल है। हकीकत ये है कि पिछले कुछ सालों में, 2 या 3 सालों में, एक 2 धारी तलवार चली। देखिए, इस वक्त आप सर्वे करने जाएं तो 85 से 90% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो महंगाई है, और फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेरोजगारी है। हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज हैं, मईशतदान अच्छे लगते हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल है, बजटरी डेफिसिट किस सिमत में जा रहा है। आम आदमी ने देखना है कि 3 साल पहले आटे की क्या कीमत थी, 3 साल पहले चीनी की क्या कीमत थी, और 3 साल पहले जब उसका बिजली का बिल आता था तो वो फी यूनिट कितना दे रहा था और आज कितना दे रहा है। ये 3 या 4 बड़े इशारे हैं आम पाकिस्तानी। अब आप सोचिए कि जो अव्वलीन तरजीह होती है किसी भी रियासत की, और माशी पॉलिसी हो जाए, खारजा पॉलिसी हो जाए, समाजी पॉलिसी हो जाए, उसका गोल ये होता है, उसका हदफ ये होता है कि आपने गुर्बत की शरह को नीचे लाना है, और ये आपका अल्टीमेट पैमाना होता है कि आपकी पॉलिसीज किस से जा रही हैं। अब आज से 3 साल पहले जो सर्वे हमारे सामने आ रहे थे, उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी, अंदाजन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे। आज जब हम वो सर्वे करने जाते हैं तो तकरीबन 40% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि इसमें कोविड भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इंटरनेशनल मार्केट भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, दूसरे मुल्कों की इकॉनमी में भी असर हुआ है, उसका इसमें कोई अमल दखल होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, आप जा रही हैं वजूहात के ऊपर, मैंने आपको हकायक बयान किए हैं। अब वो जो 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तान की शरह गुर्बत से गिर गए हैं, उनके पास जाके हम उनको बताएं कि जी ये बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है, हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छा हो गया, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, तो वो इजाफी जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है उसको आप वजूहात क्या बताएंगे? हकायक ये हैं कि गुर्बत की शरह बहुत तेजी से बढ़ी है। राइट, सो फारूक सलीम साहब, आदिल शाहजेब एंड आमिर ज़िया साहब का ओवरऑल मौक़िफ़ यही है कि ये एक एरिया ऐसा ज़रूर है जहाँ पर हुकूमत को अभी भी बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। वक्त थोड़ा है, क्लॉक इज़ टिकिंग, लेकिन हम जब वापस आएंगे ब्रेक से तो हम जो अच्छी बातें गवर्नमेंट समझती है कि उन्होंने किए हैं अच्छे काम, उस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. I'm
हमने आपको कहा था कि ब्रेक पे आने के बाद हम हुकूमत ने जिन शोबों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन पे बात करेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली इख्तियार की, उस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई मगर वो कारआमद साबित हुई। द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को कोरोना से निपटने के लिए दुनिया का तीसरा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला मुल्क करार दिया। हुकूमत ने कम आमदन वाले तबकात को सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और भूख के खात्मे के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के लिए 22 अरब रुपए बतौर कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। की तरक्की के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार किया गया। ग्रीन बस लाइन मंसूबा आखिरी मराहिल में है। गंदम की जो प्राइस है उसमें इजाफे से किसानों को 500 अरब का फ़ायदा हुआ। किसानों को बीज और खाद की फराहमी के लिए किसान कार्ड का आगाज़ किया गया और सेहत कार्ड भी एक ऐसा उनका इनिशिएटिव है जिसको PMLN कहती है कि उन्होंने ये इसको सोचा था, लेकिन मुल्क के 8 करोड़ अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम शुरू किया गया जिसकी बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में तारीफ की है। सो राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाउ। गवर्नमेंट की अभी तक की कारकर्दगी, उसको एक तरफ वादे थे गवर्नमेंट अपोजिशन में जब ये लोग थे और अभी तक जो कारकर्दगी है, आपके ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन तक लोग मुतमईन हो जाएंगे? देखिए, अगर लोगों को समझ आ जाए कि ये जो कोई देयर इज़ नॉट अ स्विच कि उन्होंने उसको प्रेस करना था एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन इन गुड वन फाइन मॉर्निंग के जब वो उठते तो सब कुछ चेंज हुआ होता। हालात इस डगर पे आ गए थे, इतने ख़राब हो चुके थे कि उसको सही सिमत देना एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था। तो इमरान खान ने जो एक खूबसूरत काम किया है वो ये दिया है कि इस कौम को एक डायरेक्शन दे दी है, इस मुल्क को एक डायरेक्शन दी है कि इस डायरेक्शन में चलिए, आज नहीं कल नहीं, कुछ अरसे बाद। ऑब्वियसली हम जैसे एक जहाज़ होता है ना, टर्न करता है फिर चलता है, टैक्सी करता है और फिर टेक ऑफ करता है, तो हम उस टेक ऑफ की पोजीशन पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि आपके दो इश्यूज हैं, एक मैक्रो लेवल पे है, एक माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पे आपकी पॉलिसीज, जिसमें अगर आप इकोनॉमी को देख लें, सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी का है। तो जितने भी आपके हमारे ये इंटरनेशनल आपके फोरम्स हैं, जैसे मूडीज़ है, ब्लूमबर्ग है, दूसरे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जितनी भी आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ प्रॉस्परस और एंड अ गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इन फ्यूचर। अब मौजूदा हालात में जो आपने इतने प्रोग्राम्स दिखाए, इन प्रोग्राम्स को चलने में हर्डल्स थी। सबसे बड़ी हर्डल जो इमरान खान को लोकली और डोमेस्टिकली महसूस हुई वो ये था कि इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना था आपने किसके ज़रिए, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, सिविल सर्वेंट्स के ज़रिए, अफसरशाही के ज़रिए। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतनी खराबियाँ थीं या ऐसा टोले बैठे हुए थे कि जो के काम की राह में रुकावट हुए। फिर इमरान खान साहब को जो महंगाई का इशू आ रहा है, शायद ये अंदेशा नहीं था कि ये जो कार्टल्स हैं, ये बड़े बड़े जो माफियाज हैं, इनसे जंग जो होगी वो कोई एक रोज की या 2 रोज की नहीं होगी। इनको जिच करना, इनको खत्म करना। में इतना सब्र है कि वो उसको समझ सकें कि क्या हो रहा है। देखिए, सब्र ऑब्वियसली सब्र का इशू जो है उनके पेट से लगा हुआ है, उनके बच्चों से लगा हुआ है। अब वो सब्र करके बच्चों को भूखा नहीं सुला सकते। तो ऑब्वियसली हुकूमत ने इनको कैटर करना है कि उनको जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो उनको एक सब्सिडाइज्ड रेट्स पे या वो महंगाई की तरफ ना जाए। बाकी आवाम को ये तो नज़र आ रहा है कि जी जो पॉलिसीज़ हैं, अब हम उस पे जो चोरी थी या जो डकैती थी या जो अरबों की लूट मार थी, जो प्लंडरिंग थी, वो किसी हद तक कम हुई है। तो लोकली, डोमेस्टिकली और ख़ासकर अभी आपने तो सिर्फ लोकल इश्यूज़ को, डोमेस्टिक इश्यूज़ को कहा है। जो फॉरेन हमारे लेवल पे जो पाकिस्तान ने अचीव किया है, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया है, दैट इज ट्रेमेंडस। मेरे ख्याल So you are very positive, optimistic. वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जिस कंडीशंस में से हम गुजर के आए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप हम भुगता के आए हैं पिछले 15, 20, 30 साल में, उसने इस मुल्क को जिस नहज पे पहुंचाया है, वहां से निकालना, मैं समझता हूं कि अगर इमरान
इमरान खान ना निकाल सका तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि राइट, कोई सो और। वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आदिल शाह साहब, ये जो प्रोजेक्ट्स हमने गिनवाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपनी वेबसाइट पर उन्होंने कहा है कि ये हमारी अचीवमेंट है, आपके ख्याल से ये इतनी है कि नेक्स्ट इलेक्शन तक उनको लेके जा सके? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखें, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, अब सेहत इंसाफ कार्ड है, ब्रिलियंट इनिशिएटिव, और स्पेशली जिस तरीके से इसको तैमूर झगड़ा ने वहाँ पर, जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ पर, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया केपी में। अब फिर अगर ये चीज़ रेप्लिकेट हो जाती है पंजाब में, ठीक है, फिर जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, उसमें एनसीओसी का भी बहुत बड़ा रोल है, तो 10 आउट ऑफ 10 फॉर दैट। और हम उस वक्त काफ़ी तनकीद कर रहे थे कि देखें आप लॉकडाउन में जाएं, लॉकडाउन में जाएं, जैसे भी था एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन देखिए, नेट शल में अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए हैं ना, फिर अपने ही नेक्स्ट बुरे काम से उसको ओवरशैडो करने में भी महारत है। जो वज़रा की स्टेटमेंट्स रही हैं, डिज़ास्टर स्टेटमेंट्स रही हैं, मतलब आप उठा के देख लें, तो उसकी वजह से जो ऑप्टिक्स हैं, जो एक सेंटिमेंट है, वो अवाम को उस तरह से नहीं गया, इवन जो इनके अपने अच्छे कामों का है, जिससे आज अवाम ये कह सकें आप कल इलेक्शन करा लें। देखें, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वो देखें, लाहौर, पिंडी, फिर काफ़ी जो सियालकोट, इवन पेशावर का कंटोनमेंट आप हार गए। तो ये आपको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अवाम खुश नहीं है, दे वांट यू टू डू मोर। ये नहीं कि इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में कि इनको अपना, जिस तरह इन्होंने राय साहब ने फॉरेन अफेयर्स की बात की, तो फॉरेन अफेयर्स में जो अफगानिस्तान को जिस तरीके से हैंडल किया गया, वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन फिर कुछ ऐसे इंटरव्यूज में ऐसी बातें की गई जो कि अननेसेसरी, मतलब मसलन देखें, अब वो एग्जैक्टली कि गुलामी की जंजीरें जो है उन्होंने तोड़ दी, हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कहने की जरूरत नहीं थी, करने नहीं। देखिए ना आप, वी आर नॉट हेयर टू ग्लोरीफाई और डिफेंड द तालिबान। दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, दे हैव देयर ओन फॉरेन मिनिस्टर। हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत केयरफुली जो है स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जाके खुदा ना ख्वास्ता अगर पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाएगा, यही स्टेटमेंट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा था, माजी में तो हमने देखा कंफ्यूजन थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पेज पे नहीं है या जो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं, कम से कम उनको तो आप बेहतर तरीके से करें। उसका ये ना कि ड्रॉबैक्स होते, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके अपने ऊपर आता है। कि फर्ज करें अब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि जी हक्कानी जो है वो पुश्तून एक ट्राइब है, जो कि नहीं है। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर बैठकर अगर ऐसी बात करें जिससे रिफ्लेक्ट हो कि आपके इंटरव्यू की तैयारी ठीक नहीं है, या उसके वाइडर इंप्लीकेशंस हो रीजनल पॉलिटिक्स पे, एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी बन गई है, तो आई थिंक इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर की टीम को और मेहनत करनी होगी, और दूसरा आइंदा आम इंतखाबात के लिए कुछ और करना होगा। क्योंकि मैंने पहले जिस तरह कहा था, they have to do more, और इनको जो इनका असल वोटर है ना, जो इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, मैं फिर ये कहूंगा कि उनको बुला के पूछें 3 साल पहले आपकी परचेजिंग पावर क्या थी और आज क्या है, इस पर काम करना। सो आई कम टू यू आमिर साहब, ये ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। अभी हमने सुना आदिल शाह कह रहे हैं कि काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन फिर शायद उसको आवाम तक पहुंचाने में कोताही हुई। टीम का उन्होंने जिक्र किया है, यकीनन टीम के ऊपर बहुत लोग सवाल उठाते रहे हैं। आपके ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इस वक्त जो काम कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो काफी है? एक तो जो बात मैं ख्याल मुझसे पहले भी जो शुरुका ने बात की कि बड़े नामसाइद हालात मिले इस हुकूमत को, और उसमें जाहिर है कि हम लोगों ने भी और हुकूमत ने भी कुछ गैर हकीकत सुनाना जो है तवक्कुआत बांधती थी और हमारी बन गई थी, हमसे मुराद अवाम की। समझ रहे थे कोई जादू की छड़ी होगी और यकलख्त जो है इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ, यकीनन हो नहीं सकता था, मुमकिन नहीं था। तो वो मैं दोहराऊंगा नहीं, आपने अपने इब्तिदाई कलमात में गिनवा दिए कि जो प्रोग्राम इन्होंने काम किए, कि सास प्रोग्राम था, कोविड को बड़ा अच्छा मैनेज किया। लेकिन हमें एक और बात को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये रखना चाहिए कि जहाँ पर हुकूमत गलती करती है, और हर तरह की हर हुकूमत गलती करती है, ऐसा नहीं होता कि मुबर्रा होती है। एक होती है ऑनेस्ट मिस्टेक, एक होती है बेईमानी, बददियानती। मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने ऑनेस्ट मिस्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा किए हैं, और जाहिर उसमें ये भी था कि ना तजुर्बेकारी भी थी, और जिस तरह के बयानात की अगर हम बात करें, फिर कन्फेडरेशनिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा तनकीद होती रही। कुछ एक और भी बहुत बड़ा मसला इस हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, वो ये कि जी हमारा जो इमरान खान भी उसका कहते हैं दुरुस्त या गलत
वो शिकायत करते रहे कि जी मीडिया ने सेंटिमेंट इस तरह का बनाया है कि जी हर चीज में जिस तरह से मतलब तनकीद की अमूमन जब तनकीद की जाती है आपके प्रोग्राम में तो पूछा जा रहा है ना कि महंगाई है तो क्यों है, वाई पे हमारा जोर है, लेकिन अमूमन हम देखें कि बातों बात उस वाई पे जोर नहीं होता, सिर्फ एक कहते हैं ना इंस्टिगेट करने वाला लहजा होता है शुरू का कि बजाय इसके कि अवाम को समझा रहे हो, तो उसमें मीडिया का भी एक रोल रहा है उसकी मनफियत फैलाने के अंदर। फिर साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको मैं कहता हूँ पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, उसका एक रोल है। उससे आपको पता है कि उनकी बड़ी गहरी गिरफ्त है, नून लीग की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तो एक बड़ी मजबूत ऑपोजिशन का भी सामने हुकूमत को करना पड़ा है। और वो आने और अभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब का दावा किया और इंतसाब हो गया, जिस चीज पे ने भी जोर देना है कि इंतसाब की बातें तो बहुत हुई हैं, नारे तो बहुत लगे, लेकिन हकीकी मानों में इंतसाब की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। उसकी वजूहात हैं कि जनाब कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ नहीं होता, व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बहुत मुश्किल है, हमारी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है बहुत कमजोर है, तो नैब से जो हमारी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और रहेगा आने वाले दिनों में। गोइंग फॉरवर्ड हुकूमत को एक चीज जो मेरे ख्याल में जो एक बहुत क्लैरिटी के साथ करनी होगी वो ये होगी कि जो परसेप्शन बिल्डिंग, उसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं होती कि आप बयानात क्या दे रहे हैं, मुद्रा जो है वो क्या बात करें, आपको अमली तौर पे कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को फायदा पहुंचे आपकी पॉलिसी से, उस दायरे कार को वसी करना जो है हुकूमत का काम होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि हमारे इस पार्लिमानी सिस्टम के खमीर में जो है मैं समझता हूं कि एक तरह का अदम इस्तेकाम है, और वो अदम इस्तेकाम आपको 1970 की दहाई से जारी हो सारी कि कभी भी कोई हुकूमत जिस तरह का हमने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया हुआ है उसमें कोई भी सियासी जमात जो है वो सुकून के साथ और इस तरह के फैसले नहीं कर सकती कि जो कि आप कहती हो लॉन्ग टर्म है। हम एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक हुकूमत देखती है, शुरू में 1-2 साल आपने सब फैसले किए, फिर आपके सर पे आने वाले इलेक्शन सवार हो जाता है और जो आपको मजीद काम करने होते हैं, इस्लाहात करनी होती है, वो नहीं कर पाते। ये हुकूमत भी वो इस्लाहात नहीं कर सकी है कि जिसकी जरूरत थी, जिसका वादा किया था कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने थे, नुकसान में चलने वाले इदारों को टर्न अराउंड करना था, और पुलिस रिफॉर्म्स करने थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे, ये सारे बड़े बड़े काम जिससे एक आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है वो नहीं हुए। और वो इसलिए नहीं हुए कि जब भी आप रिफॉर्म की बात करते हैं तो जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट होती है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, वो कहती है जी नहीं मंजूर। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। फरूख सलीम साहब, अगर हम नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ से सोचें और आपके पास सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप उनको समझते भी हैं, आपको क्या मंजरनामा नजर आ रहा है अगर हम इसी तरीके से चलते जाएं इकोनॉमी का जब नेक्स्ट इलेक्शन में होंगे? देखिए, हुकूमती तर्जुमान पिछले 3 सालों से 2 आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि जी फ्लाइट जो है, जहाज जो है पाकिस्तान का, वो बस टेक ऑफ करने वाला है, यानी कि पहले तो बिल्कुल जमीन पे था, अब वो तैयारी कर रहा है टेक ऑफ करने की। और दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि पहले तो पाकिस्तान जो है वो ICU यूनिट में था, इंटेंसिव केयर यूनिट में था, और अब वो इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आ गया है। जो आम आदमी है वो सवाल ये उठाता है कि जब हम इंटेंसिव केयर यूनिट में थे तो उस वक्त गंदम की कीमत 35 रुपए किलो थी, अब हम इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं तो अब वो 70 रुपए किलो पे पहुंच गई है। वो ये सवाल उठाता है कि जब हम इंटेंसिव केयर यूनिट में थे तो उस वक्त चीनी जो है वो 55 रुपए किलो बिकती थी, अब हम इंटेंसिव केयर से बाहर आ गए हैं तो अब चीनी पहुंच गई है 110 और 115 रुपए किलो। जब इंटेंसिव केयर यूनिट में थे तो उस वक्त बिजली जो है वो 9 या 10 रुपए की यूनिट बिकती थी, अब इंटेंसिव केयर से बाहर आ गए हैं तो अब बिजली पहुंच गई है 22 या 23 रुपए की यूनिट। तो क्या इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना बेहतर है या इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर निकलना बेहतर है? फिर आपने जो बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया वो टीम के हवाले से था। देखिए, यहाँ पे जब मैच होता है तो मैच टीम ने जीतना है, वो कप्तान ने नहीं जीतना। यहाँ पे टीम का आप हाल देख लें कि 60% वक्त जो है वो गुजर गया, 3 साल गुजर गए, अब बकिया 2 साल बचे हैं। आपको लग रहा है कि अगले 2 साल में भी कोई नतीजे सामने नहीं आएंगे, मामलात ऐसे ही रहेंगे? लेकिन हम अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, क्योंकि आपके बारे में एक्सपर्टीज भी है कि इस वक्त जो इदारों की रिफॉर्म के बारे में आमिर साहब ने बड़ा क्लियर बता दिया, जो भी मामला थे, लेकिन हम गए नहीं रिफॉर्म की तरफ। इवन अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी क्या आप कह सकते हैं कि ये एक डिसअपॉइंटमेंट है PTI के फॉलोअर्स के लिए?
देखिए, अकाउंटेबिलिटी के 2-3 इश्यूज हैं। सबसे पहले जो बात एक पॉजिटिव इमरान खान ने की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, वो ये की कि अवाम को शऊर आ गया, एक शऊर दे दिया उसने कि अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी को ये बात समझ आ गई कि जनाब ये जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, इन्होंने ये जो अरबों रुपए बैरून मुल्क के एसेट्स बनाए हुए हैं, ये जो एसेट्स हैं, ये जो पैसा है, ये खरबों रुपए के जो इनके पास रिजर्व्स हैं, ये आपका हमारा इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा है। तो ये बात वो बावर कर चुके हैं कि ये लूटर्स एंड प्लंडर्स हैं। ये बात अब अवाम के ज़हनों में आ चुकी है। जब ये बात आ गई तो दूसरी चीज़ थी, अगर ये लूटर्स एंड प्लंडर्स हैं तो इनको सजा क्यों नहीं होती और इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती। अब अकाउंटेबिलिटी के लिए जो टूल है वो है नैब का अदारा, एंड अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया। अब बात आ रही है जैसे रिफॉर्म्स की, ये जो रिफॉर्म्स आनी है, एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो जाती है, लेकिन रिफॉर्म्स आपके पार्लियामेंट से फ्लो करनी है, लेजिस्लेशन होगी तो रिफॉर्म आएगा। अब लेजिस्लेशन की बात अगर आप करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो वो पार्लियामेंट में जब जाएगा मैटर, तो आपको नजर आएगा कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, इवन हुकूमत में भी कुछ लोग हैं जिनके केसेस हैं, बट जो अपोजिशन की 2 मेन पार्टीज हैं, उनकी टॉप की जो लीडरशिप है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या उससे नीचे आ जाइए, या उधर खुर्शीद शाह साहब हो, ये तमाम के तमाम खुद एक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और इनके अपने ऊपर केसेस हैं। सो अवाम को ये समझना चाहिए कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनसे कि कोई ऐसी रिफॉर्म्स या लेजिस्लेशन लेके आएंगे जिससे एहतसाब इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने तो नैब के अदारे में, या अगर नैब के कवानीन में तरमीम लानी है तो पार्लियामेंट से होगा ना, और तो कोई फोरम नहीं है। से कि ये नहीं हो सका फिर ये पार्लियामेंट में वो जब गए, जब रिफॉर्म्स लेके जाते हैं, तो इमरान खान दुरुस्त कहता है कि पार्लियामेंट से तो आवाज अपोजिशन से एक ही आती है कि हमें एनआरओ दे दो, हमारे केसेस खत्म कर दो। जब आपके केसेस खत्म होंगे तो आपकी इलेक्शन की तरह में पे वो राजी हो जाएंगे, आपके इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी कोई भी रिफॉर्म्स आ जाएं, लेकिन क्या उसके बदले में उनके तमाम जो करप्शन के केसेस हैं वो खत्म कर दिए जाएं। तो ये एक अच्छा स्टांस लिया उसने कि उसने वहां पे कंप्रोमाइज नहीं किया कि जी ठीक है, मैं अपनी हुकूमत साजी के लिए और एक स्मूथ सेलिंग के लिए मैं आपके केसेस खत्म करता हूं, दिस इज गुड। अब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इनको मजीद चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी जा रहा है। अब यहां पे वो मोड़ आ रहा है कि इमरान खान ने डिसीजंस लेने हैं, और वो अगर डिसीजंस प्रॉपर ले गया, इस अदारे के लिए एक अच्छा चेयरमैन ले आया, एक अच्छा प्रोसिक्यूटर जनरल ले आया, इसमें रीस्ट्रक्चरिंग कर ली, तो फिर ये अगले 2 साल में अकाउंटेबिलिटी को किसी हद तक आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन अगर स्टेटस को रख दिया और दोबारा से इसी टीम की सुपुर्द कर दिया गया सब कुछ, तो ये भी नहीं होगा। So important time coming। लेकिन शाहज़ेब, अगर हम नेक्स्ट उसमें जाएं, नेक्स्ट इलेक्शन में, तो मुकाबला किसका है पीटीआई का, किस जमात के साथ, किस पंजाब सिंध हर जगह पे अगर हम देख लें? देखिए, वो तो खैर 2 साल बाद पता लगेगा कि असल मुकाबला किससे, लेकिन इस वक्त तो पीटीआई का मुकाबला जो है वो खुद पीटीआई से है। जो इनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस वगैरह है, उसकी प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मुझे नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो स्पेशली आवाम में जो सेंटिमेंट जा रहा है वो होगा। और जाहिर बात है, इलेक्शन की अगर बात करें तो देखिए, मार्का होगा पंजाब में। फरूख सलीम साहब से आपने सुन लिया कितने आईजी बदले हैं, कितने चीफ सेक्रेटरीज बदले हैं। वहाँ पे जो पंजाब की सिचुएशन है, कैंट इलेक्शंस में आपने देख लिया, फिर डस्का का जो वहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो एक मतलब आपको पंजाब इज पाकिस्तान पॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर आपने पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आना है, उसका रास्ता पंजाब के थ्रू आता है। और पंजाब में जो एक वहां पे जो मतलब आप जिससे भी बात करें वो कहेंगे इमरान खान बाकी तो ठीक है, इवन पीटीआई के सपोर्ट बाकी तो ठीक है, लेकिन जो पंजाब और केपी के सीएम्स है ना, ये अगर बेहतर लगाते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें जो थी वो नजर, मतलब उनके पास चॉइसेस थी। फवाद चौधरी जैसे वहां पे लोग थे, 2-3 और थे, खुद अलीम खान जैसे लोग मौजूद थे, जो कि पार्टी की एग्जैक्टली को समझते थे, पूरा जीत
के अपना इलाका इलेक्ट वो कर सकते थे। और देखिए सिर्फ परफॉर्म करना नहीं होता, अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट भी करवाना होता है, मीडिया में भी और आवाम को भी बताना होता है कि जी ठीक है। तो हमें अब आप जिससे भी इवन पीटीआई के किसी अच्छे फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर से पूछ लें ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कहेंगे भाई ये पंजाब वाला जो मामला है ना, इसको अगर हमने सॉर्ट आउट ना किया, और अब तो टाइम भी कम है, 60-65% टाइम गुजर चुका है, अब चौथा साल शुरू हो गया है, अब आपने क्या वहां पे कर सकते हैं? एक और आईजी चेंज कर दें, एक और चीफ सेक्रेटरी कर दें, तो जब तक वो सीएम नहीं आएगा तो हाँ पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकाबला कर पाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन तक। वैसे तो मंजरनामा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो ओपिनियन था वो आपने देखा। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।